जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम जो है ये वर्ष 2026 का मैट्रिक परीक्षा के गणित का प्रश्न को हल करने जा रहा हूँ, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए एक-एक करके हल करते हैं। तो वो लघुत्तरीय प्रश्न ये है, इसमें कहा गया है कि 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों में हमें 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम 15 प्रश्न, वैसे तो मैं आपको 30 प्रश्न करवाऊँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 15 प्रश्न ही करवाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो 15 इस वीडियो में और 15 सेकंड पार्ट में आएगा, तो आप बने रहिए एक-एक करके। तो चलिए सबसे पहले ये 8 नंबर को हल करते हैं। इसमें कहा गया है कि बिना भाग की क्रिया किए सिद्ध करें कि परिमेय संख्या 77/210 अशांत आवृत्ति दशमलव है। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं, दिया है क्या दिया है, परिमेय संख्या में 77/210। ठीक है, इसको हमें बताना है ये कि अशांत आवृत्ति दशमलव है। ठीक है, तो अशांत आवृत्ति का मतलब होता है, जैसे कि ये जो हर है ना, इसका गुणनखंड करके देखना है। अगर 2 के घात m और 5 के घात n इस रूप में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और संख्या आ गया तो वो क्या होगा, वो अशांत आवृत्ति होगा। अशांत, खाली सिर्फ यही दोनों आएगा तो शांत होगा, और इसके अलावा अगर कोई और संख्या आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसका गुणनखंड करते हैं। 210 का 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 105। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 और 5 35 आएगा। फिर 7 से लगाएंगे तो 5 नहीं, पहले 5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या क्या आया, 77। 210 का गुणनखंड आया 2 का गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि पहले इसको इस रूप लिख देते हैं, 2 7। देखिए 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। अब लिखेंगे, चूँकि यहाँ अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के घात m गुना 5 के घात n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। ठीक है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है साबित। हमें यही सिद्ध करना था, तो जो कि हमारा सिद्ध हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आशा करता हूँ आपने परीक्षा में से बनाया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा ये 9 नंबर है, तो इसको चलिए हल करते हैं। कहाँ है, 2√27 प्लस 3√12 बटा में 4√3 को हल करना है। ये सरल करें। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको हल करते हैं। तो देखिए, जैसे ये √27 है, इसका पहले हमको निकालना है, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 3 से लगाएंगे तो 9 आएगा। फिर 3 से 3, तो देखिए ये क्या है, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको रूट के बाहर लिखते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है, एक सेकेंड,
देखिए इस तरह करके जिसका जोड़ा लग गया, जोड़ा कहने का मतलब जो 2 ठो आ गया उसको बाहर लिखेंगे, और जो नहीं आया, जिसका जोड़ा नहीं लगा, जैसे कि ये 3 अकेला 3 बच गया तो इसको रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। जिसका जोड़ा लग जाए उसको रूट के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको रूट के अंदर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर 27 का गुणनखंड किया तो इसका क्या गुणनखंड आया, सॉरी, इस 27 का वर्गमूल निकालें तो क्या आया, 3√3। तो इसके जगह पर हम इस 27 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3√3। अब देखिए इस 12 का भी निकालते हैं, 12 का निकालेंगे 2 से तो क्या आएगा 6, फिर 2 से 3। तो देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा लग गया, तो इनमें से 2 में, सॉरी 2 का जोड़ा लग गया तो उसको बाहर लिखेंगे 2, और जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। जिसका जोड़ा लग गया उसमें से एक को बाहर लिखेंगे, और यहाँ पर भी देखिए 2 ठो 3 था, 2 ठो 3 था, तो जिसमें से एक 3 बाहर लिखे और इसका जोड़ा नहीं लगा था। देखिए जोड़ा में से एक बाहर करना है, जोड़ा में से एक बाहर कर दिए ये 3, तो और इसका जोड़ा नहीं लगा था तो इसको रूट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 जोड़ा लग गया तो इसमें से एक बाहर लिखेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको रूट के अंदर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से जोड़ा एक को तो बाहर लिख दिए, बाकी दूसरा जोड़ा कहाँ गया, तो उसमें वो दोनों जोड़ा को नहीं देखते हैं, बल्कि जिसका जोड़ा लग गया, जैसे 2 संख्या है तो 2 में से एक को बाहर लिखेंगे, बस इसका काम खत्म। 2 में से एक को बाहर लिखेंगे, उसका काम खत्म। बाकी जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसको रूट के अंदर लिखेंगे, उसको रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 12 का क्या आया, 2√3, और 27 का भी गुणन, ये क्या कहते हैं, वर्गमूल 3√3 आया। तो चलिए 12 की जगह पर ये लिखेंगे और 27 की जगह पे ये लिखेंगे। तो देखिए 27 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले ये 2 है तो 2 ही लिखेंगे, ब्रैकेट में 27 की जगह पर क्या आया है, ये 3√3, तो 3√3 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ भी ये 3 पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर ये क्या है, √12 का वर्गमूल क्या आया है, 2√3, तो इसके जगह पर 2√3 लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बटा में 4√3 है तो 4√3 ही लिखेंगे, 4√3 ही लिखेंगे, ठीक है। अब इस 2 को इस 3 के साथ गुना कर देंगे, और इस 3 को इस 2 के साथ, तो देखिए 2 का गुना 3 के साथ तो 6√3 हो जाएगा, 2 तिया 6√3, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी 3 दूना 6 और √3, 6√3, और नीचे क्या है 4√3 है तो 4√3 ही लिखेंगे, ठीक है। इसे हमें सरल करना है तो करते हैं। अब देखिए 6 और 6 को जोड़ेंगे, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो इसमें जोड़ होता है जो कि बाहर वाला सिर्फ जुड़ेगा, और रूट के अंदर सेम सेम रहेगा तभी ये जुड़ सकता है। जैसे कि ये दोनों सेम सेम, रूट के अंदर इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तभी ये जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ता। तो रूट के अंदर दोनों साइड 3 है तो √3 लिख देंगे, और 6 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया 12√3, और बटा में हो जाएगा 4√3। इसको ये नहीं लिखना है कि 6 को जोड़ दिए तो 12 हो गया, और इसमें √3 को √3 के साथ जोड़ेंगे तो √6, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये अपरिमेय संख्या का जोड़ है। अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग मैंने अपने चैनल पर सभी को विस्तार पूर्वक बता दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसके बाहर देखिए, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा, और फिर 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा ये है, इसमें शीर्ष -5, 6, 3, 0 तथा 9,8 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 √23 31 12 वाला, ठीक है। x1 और क्या हो जाएगा 23, यानी कि y2 - y3 + x2, और हो जाता है
31 यानी कि y3 माइनस y1 और x3 इसके बाद हो जाएगा 12 y1 माइनस y2। तो इस वाले फॉर्मूला पर हमें जो है इसका हल सॉल्यूशन निकालना है, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2, ये y1 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो आगे वाला रहता है इसको हम कहेंगे x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, और यहाँ पर भी x2 और ये 0 हो जाएगा y2 और यहाँ ये 9 हो जाएगा x3 और ये 8 हो जाएगा y3। ठीक है, यहाँ से मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ 5,6, तो इसमें हो जाएगा ये x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, दूसरा है 3,0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा ये भी y2 और ये क्या है 9,8, तो ये हो जाएगा x3 और ये क्या हो जाएगा y3। तो देखिए जहाँ जहाँ जो है उसके जगह पर मान सिर्फ बैठाना है, तो 1/2 ही लिखेंगे इंटू x1 का मान क्या है -5, तो यहाँ -5 लिखेंगे। फिर इंटू y2 का मान क्या है, y2 का मान क्या है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे माइनस, और y3 का मान क्या है 9, ये है y3 तो इसका मान क्या है 9 ऐसे ये लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे। अब देखिए x2 का मान क्या है, x2 का मान 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, देखिए यहाँ से, और फिर इंटू है तो इंटू देंगे। फिर y3 का मान क्या है, y3 का मान है 8, वो गलती हो गया, यहाँ पर देखिए y3 है ना, y3 का मान ये 8 होगा तो यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, बाकी सब ठीक है। आप इसको मान को ध्यान से बैठाइएगा, अगर मान में ये बैठाने में अगर गलती हो गया तो आपका सवाल 100% गलत ही बनेगा। ठीक है, तो मेन है इसी को रखना, अगर आप ये ठीक से रख लेते हैं तो आपका सवाल आराम से बन जाएगा। ये हो गया y3 का मान 8 माइनस y1 का मान क्या है 6, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 6 तो ये 6 लिखेंगे, प्लस x3 का मान क्या है x3 ये है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, इंटू में y1 का मान 6 है माइनस y2 का मान क्या है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, ये हो गया। अब चलिए इसको हल करते हैं। ये जो 1/2 है, ये 1/2 आगे में 1/2 ही लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस, देखिए ये -8 था। ठीक है, देखिए 0 में -8 घटाएंगे तो -8 ही होगा, प्लस है तो +3। अब देखिए 8 में 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 9 है तो 9, 6 में 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब ये 1/2 है तो 1/2 ही लिखेंगे। देखिए इस इंटू मीन्स क्या होता है, गुना होता है, तो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस का गुना माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस आगे में लिखा नहीं जाता है, और 8 का गुना 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। अब ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 का गुना 2 के साथ 6 हो जाएगा, प्लस 9 का गुना 6 के साथ 9 छक्की 54, ये हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 1/2, देखिए 54 में 6 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। अब इसका मतलब, इस ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही होता है, तो चलिए इसको लिखेंगे 1/2 गुना ये 100, और कोना को नहीं कटता है तो 2 से ये 100 कटाएंगे 50 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 वर्ग इकाई। ये हो गया आंसर। ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा आसान था, आप आशा करता हूँ कि आपने ये भी बनाया होगा। तो चलिए करते हैं अगले प्रश्न को हल। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा ये है, k का मान ज्ञात करें जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y = 0 तथा kx + 10y = 0 का एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का कंडीशन आप जानते होंगे, अगर नहीं चलिए पहले इसको मैं हल करता हूँ।
फ्रेंड्स अद्वितीय हल का कंडीशन ये होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2। तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण है इसको हम a1 कहेंगे और इसको b1 कहेंगे और ये c1 हो जाएगा। इधर भी a1 सॉरी a2 b2 और ये c2। तो हमें c वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें लेना है कौन कौन सा, हमको लेना है ये a1 और a2। तो देखिए a1 का मान क्या है 3 है बटा a2 का मान क्या है k है, तो k लिखेंगे बराबर नहीं होना चाहिए क्या ये b1 बटा b2। तो b1 का मान हो जाएगा 5 और b2 का मान ये 10, ये 10। ठीक है, अब देखिए ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया, तो इसको लिखेंगे 3 बटा में k बराबर नहीं होना चाहिए क्या 1 बटा 2, क्योंकि ये 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और k गुना 1 करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ये इस बार बहुत ही ज़्यादा आसान सब प्रश्न पूछे गए थे और अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ज़रूरी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। देखिए ये हो गया इसका हल। चलिए अगला प्रश्न को करते हैं। अब है ये 14 नंबर। इसमें क्या है, यदि दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर क्रमशः इतना और 137 तथा 43 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले माना देखिए ये 14 नंबर प्रश्न है। ठीक है, माना पहली संख्या इसमें पहली संख्या नहीं, इसमें मान लेते हैं माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, क्योंकि ये भी लिख सकते हैं या फिर वो भी लिख सकते हैं, तो हम पहली संख्या लिखते हैं। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या क्या है ये y है, ये लिख सकते हैं या फिर लिखेंगे ये, इसको छोड़ दीजिए दूसरा लिखें। माना दो संख्या x तथा y है, ये लिखते हैं x तथा y है। और यहाँ पर क्या कहा गया है योगफल मतलब क्या होता है जोड़। तो जिसका योगफल कितना दिया गया, योगफल कितना हो 137 हो। तो ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 37। इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से फिर कहा गया है अंतर मतलब घटाव होता है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा ये 43। पुनः प्रश्न से फिर x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 43। ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 137 और x माइनस वाई बराबर में 43। लिखेंगे जोड़ने पर तो देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस है तो कट गया। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर में, और इस सब को जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 और 1 180। अब इस 2 से 180 कटाएंगे तो कितने बार में 90 बार में कटेगा। ठीक है, इसलिए ये x का मान कितना हो गया 90। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था
एक्स प्लस वाई बराबर में 137। तो देखिए x का मान क्या आया, 90 आया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, y है तो y, और इधर क्या हो जाएगा 137। अब देखिए ये 90 प्लस में है और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 137 माइनस में ये 90। अब देखिए 137 में 90 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए y देखिए 7 में 0 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 13 में 9 घटाएंगे तो 4। तो इसका आंसर y बराबर 47। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर, यहाँ पर अतः x बराबर 90 तथा y बराबर कितना गया 47। तो वो दो संख्या 90 और 47 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। देखिए इस बार बहुत ही ज़्यादा आसान सब प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये 15 नंबर है, ये भी बेहद आसान है। तो दोस्तों अभी तक मैंने 5 प्रश्न कर लिए हैं और अगला छठा प्रश्न ये है 15 नंबर। तो इसमें देखिए हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर में 0, तो इसका हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के जो आगे रहेगा उसका मान a होगा, x के आगे जो होगा उसका मान b, और ये अचर संख्या जो रहता है उसका मान c होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, b का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, और इस 1 के आगे में क्या है, माइनस है, और इसके आगे क्या है, माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस प्लस नहीं कॉमा, सी का मान क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया ए का मान, बी का मान, सी का मान। ये कैसे आया, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो ए का मान होगा, एक्स के आगे जो होगा वो बी का मान होगा, और सी के आगे जो होगा वो अचर संख्या हो जाएगा। अचर संख्या जो रहेगा उस सी का मान होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और इस 1 के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर -1 हो गया, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 1 लिखें। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योगफल पूछा गया है। तो शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल, ये गौ है। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो देखिए ये सूत्र का माइनस, और देखिए b का मान क्या है, b का मान -1 है तो -1 लिखेंगे, और a का मान ये 1 है तो 1 लिखेंगे। 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, तो देखिए माइनस का गुना माइनस के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1, और ये 1 नीचे नहीं लिखा जाता है इसलिए नहीं लिखेंगे। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या आ गया, 1 आ गया। अब यही शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अगला हमसे पूछा गया था शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c/a। तो देखिए c का मान क्या है, 3 है तो 3 हो जाएगा, और नीचे a का मान 1, तो नीचे 1 नहीं लिखा जाता तो इसका आंसर सिर्फ 3 हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। इस बार बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न पूछ दिए गए हैं। तो चलिए हमारा छठा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा ये 18 नंबर है। इसमें कहा गया है साइन थीटा तथा कॉस थीटा को tan के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत आसान है। तो चलिए करते हैं। पहले साइन थीटा को हमें किसमें, tan थीटा में बदलना है, और कॉस थीटा को। तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, √1 प्लस नहीं 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाता है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 1/में सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है
कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये साइन थी, ये कहाँ से आया, ये भी इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाता है। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमको साइन का अगर निकालना है, साइन थीटा बराबर ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो ये रूट हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर दिया, क्योंकि ये साइन थीटा है, इसके जगह पर ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसे अच्छे से बना पाएंगे। और देखिए, अब देखिए यहाँ सेक थीटा है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके जगह पर हम ये पूरा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये साइन थीटा को टेन के पदों में लाना था, तो टेन का पद ये आ गया है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। और हमको और किसका कहा गया है, और कहा गया है कि कॉस को भी टेन के पदों में ही लाना है। तो अब लिखेंगे कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। तो देखिए, अब देखिए इस सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा है, ठीक है। कॉस थीटा को भी हमको टेन में ही बदलना है, तो कॉस थीटा बराबर में 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 बटा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये भी टेन में आ गया, और यहाँ भी हमें लाना किस में था, टेन में ही था, तो दोनों जगह टेन टेन आ गया, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इस पर रूट चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखिए सेक थीटा था, तो इस पर क्या हो गया, रूट हो गया इस पूरा पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, अगला प्रश्न हमारा ये 19 नंबर है, तो इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, वो 19 नंबर सवाल ये है, तो देखिए इसमें हमें एगो बदलना होता है, ठीक है। तो देखिए इस ऊपर नीचे वाले को बदलेंगे, तो ये 90 माइनस थीटा में बदलना होगा, ठीक है। तो साइन 39 डिग्री है, बटा में इसको बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस, इसको बदलेंगे किस में, सॉरी ऊपर सेक है ना, गलती हो गया, ऊपर की क्या है, सेक 39 डिग्री, सेक 39 डिग्री बटा में नीचे कॉसेक है, तो इसको बदलेंगे सेक में, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या है 51, तो यहाँ पर 51 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये साइन है, साइन 67 डिग्री बटा नीचे वाला को बदलना होगा इसको, ये क्या है कॉस, तो इसको भी बदलेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉस है, तो कॉस को बदलेंगे साइन में, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 23 है, तो 23 लिखेंगे, ठीक है। और देखिए माइनस है तो माइनस, कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ भी माइनस है तो माइनस, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखें। अब देखिए इसको करते हैं, सेक 39 डिग्री बटा, यहाँ पर भी सेक 90 में 51 घटा देंगे तो 39 बचेगा, प्लस है तो प्लस, साइन 67 डिग्री बटा साइन 90 में 23 घटाएंगे तो 67 बचेगा। फिर देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये कट गया एक बार में, ये भी कट गया एक बार में, तो देखिए इस 1 प्लस 1 फिर -2, तो पहले प्लस का काम होगा, प्लस प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ -2,
तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये प्रश्न भी बेहद आसान था। चलिए अगला करते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ दिया है 4 tan थीटा बराबर में 3। तो देखिए ये 4 गुना में इधर आएगा तो बटा में चल जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला P/B होता है। और अब हमें यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसका कोण ये थीटा है, और थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब जिसको P कहते हैं, और ये सबसे बड़ी वाली भुजा H होता है, और ये B होता है आधार, ठीक है। इसमें हम कोई नाम दे देते हैं ABC। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर P का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और B का वैल्यू ये 4 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है H निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा H² = P² जोड़ B²। अब H बराबर इधर रूट आ जाएगा P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। देखिए P का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ P का स्क्वायर है, प्लस B का वैल्यू 4 है तो 4 लिख के इस पर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ B स्क्वायर है, ठीक है। और देखिए 3 का स्क्वायर होता है कितना 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इस पर रूट हो जाएगा। 16 9 को जोड़ेंगे हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या निकलता है 5। तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और देखिए H का मान क्या आ गया 5। तो अब हमको प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए आप देख सकते हैं हमको यहाँ से निकालना क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ नहीं है तो इसमें इंटू लगा हुआ है, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें ये फाइंड करना है। तो साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है, तो P का मान क्या है देखिए P/H इंटू मीन्स गुना, कॉस थीटा का होता है B/H, ठीक है। अब देखिए P का मान क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे, H का मान क्या आया 5, फिर यहाँ गुना डालेंगे, B का मान 4 है और H का मान क्या आया 5। तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ, 4 का गुना इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 12, और 5 का गुना 5 के साथ 25। तो 12/25 ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं हल। अगला प्रश्न जो हम हल करने जा रहे हैं वो है ये 26 नंबर प्रश्न। अगर इसको हल कर लेंगे तो हमारा 10 सवाल कंप्लीट हो जाएगा और हमें 5 और करने होंगे। तो देखिए ये 26 नंबर में हमें गुणनखंड से, सॉरी ये 26 है ना, सॉरी 26 नहीं, पहले 25 करना होगा। तो पहले 25 करेंगे, इसमें हमें शून्यक निकालना है। क्या निकालना है इसमें हमें शून्यक निकालना है। 25 नंबर वाले प्रश्न में शून्यक निकालना है, तो इसको चलिए निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो देखिए यहाँ पर है 3x² - x - 4, इसका गुणनखंड में निकालना है। गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना है। शून्यक जब भी निकालना कहेगा तो इसके बराबर में 0 लगा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो ये है और इसके बराबर में 0। देखिए गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका गुना जो है इसके साथ करना होगा। तो x² के आगे जो भी रहेगा उसका गुना ये अचर संख्या के साथ करना होगा। तो 4 का गुना 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। 12 को ऐसा तोड़ेंगे कि हमारा ये माइनस x भी पुर जाए। तो देखिए 12 को तोड़ेंगे तो 6 हो गया, और फिर 2 से जोड़ेंगे 4, नहीं 3। तो देखिए 2 का गुना 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का गुना 3 के साथ करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बच भी जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, इसको अब लिखेंगे 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर में 0। देखिए यहाँ पर ये 4 और 3
इन दोनों का गुना करेंगे और इसके आगे माइनस भी है ना, तो -4 का गुना 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा -12। तो हमें इस -12 को ऐसा तोड़ना है कि हमारा ये -1 भी आ जाए, -x भी आए और ये 12 खुद भी आए। तो ऐसी दो संख्या लेना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यही 4 और 3 हो जाएगा। ये 4 3, तो देखिए हमें मैं एक बार फिर से बताता हूँ। इस एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या रहेगा उसका गुना इस अचर वाले संख्या के साथ करना होता है। तो इसका गुना इसके साथ कर दिए तो कितना आ गया, -12 आया, है ना। ये -12 इसलिए आया क्योंकि 4 के आगे क्या है, माइनस है। अब इस -12 को ऐसा तोड़ना होगा कि ऐसा तोड़ना होगा कि दो संख्या में जो कि 12 भी पुर जाए और घट करके एक्स भी पुर जाए, यानी कि 1 भी पुर जाए। तो देखिए 3 +3 और -4, -4 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -1, और फिर +3 गुना -4 करेंगे तो हो जाएगा -12। तो इसी रूप में हम इसको लिखेंगे। तो ये हो गया, तो इसलिए इसको हम इस रूप में तोड़ें, तो +3 और -4 में, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड लिख लेना है, 3x², अब यहाँ से हमें कॉमन लेना होगा। इन दोनों में जो जो सेम है कॉमन लेंगे, तो छोटा वाला हमेशा कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, x, क्योंकि यहाँ x² है और यहाँ प्लस है तो प्लस। जब यहाँ से पूरा निकाल ही लिए तो वहाँ क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे, क्योंकि इन दोनों में जो दोनों में रहेगा, दोनों में क्या है, 4 4 है, तो 4 यहाँ से निकाल लिए, -4 निकाल लिए, तो माइनस निकालेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। 4 जब यहाँ से निकाल लिए तो क्या बचा, ये x बचा, तो x लिखें। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ से माइनस निकाल लिए, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वहाँ 4 भी यहाँ से निकाल लिए तो क्या बचा, 1 बचा, बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ और यहाँ दोनों जगह ये x+1 कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन निकालना होगा x+1, और यहाँ क्या बच गया, ये 3x बच गया और यहाँ पर -4 बच गया, ये बराबर में 0। अब हमें शून्यक निकालना है, तो x+1 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, और इधर भी 3x - 4 बराबर में 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, इसलिए, और यहाँ से करते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। तो x का मान एक बार -1 आया और एक बार 4/3, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न, हमने 10 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है और हमें 5 प्रश्न करने हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा ये है 26 नंबर, ये 11वां प्रश्न है। तो इसको हल करते हैं, इसमें भाग देना है, ठीक है। तो चलिए भाग लगाते हैं, x² + 2x - 3 को भाग लगाएंगे किससे, x - 2 से। तो चलिए भाग लगाते हैं। इस वाले x में हम क्या गुना करें, जो x² पुर जाए, तो इसमें x से गुना करेंगे, क्योंकि x गुना x करते हैं तो x² हो जाता है। अब देखिए इस 2 के आगे क्या है, माइनस है, और यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। प्लस का गुना माइनस के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 का गुना x के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चिन्ह परिवर्तित करना होगा, माइनस प्लस, तो ये कट गया, और यहाँ देखिए अब इस वाले माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें ऊपर वाला और ये नीचे वाला से मतलब है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस है तो -3। अब इस वाले x में क्या गुना करें जो 4x पुर जाए, तो x में 4 गुना करेंगे तो 4x पुर जाएगा, और ये 4x किस में होगा, प्लस में, यहाँ पर 4 प्लस में है ना, तो यहाँ प्लस दे के 4 से गुना करेंगे इसमें, तो 4 गुना x करेंगे तो 4x हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस का गुना माइनस के साथ करेंगे तो माइनस होगा, 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों सेम सेम कट गया। और देखिए 8 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, तो ये होगा हमारा शेषफल।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये है एपी समांतर श्रेणी से। तो देखिए इसमें A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, यानी कि AP इस फॉर्म में होता है। AP होता है हमेशा A1, A2, A3, डॉट 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 AN। तो देखिए लास्ट वाले पद को AN कहते हैं। तो यहाँ पर से हम पहले D सब चीज़ निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस AP में A का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। AN यानी कि ये लास्ट वाला, तो AN का मान क्या हो जाएगा, 174 हो जाएगा। और हमें D निकालना है। D का मान क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। पहले हम सवाल बता देते हैं क्या है। समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, इसमें पद पूछा गया है। देखिए पहला ये 1 2 3 A1 A2 A3 A4 डॉट 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 करके AN, यानी कि ये लास्ट वाला पद है 174, ये अंतिम पद है। तो इसमें पूछा है कितने पद हैं, यानी कि n का मान पूछा गया है। तो हमें n का मान बताना है। तो पहले D का निकाल लेते हैं। D होगा क्या, A2 माइनस A1, यानी कि A2 का मान 10, A1 का मान 6। 10 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 घटेगा तो हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब देखिए n निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा D। तो देखिए AN का मान क्या है, 174 था, तो 174 लिखेंगे बराबर A का मान क्या है, 6 है, प्लस n माइनस 1 और D का मान ये 4। अब देखिए ये 6 प्लस में है, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 174 माइनस 6 बराबर n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, ये 4। 174 में 6 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 168 बचेगा, बराबर में n माइनस 1 और ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो 168 भागा 4 बराबर ये n माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, अब इसका भागा इसके साथ लगाएंगे तो ये 42 बार में कट जाएगा। और देखिए तो हो जाएगा 42 बराबर n माइनस 1, और ये 1 माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 42 प्लस 1 बराबर n, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 43। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो मैं इतने ही प्रश्न को रहने देता हूँ। अगले वीडियो में हम बाकी बचे प्रश्न को हल करेंगे। मैं आपको ज़रूर ही सारे प्रश्नों के हल दूंगा, तो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।